नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संस्कारधानी के सिद्ध शक्तिपीठों में आदिशक्ति मां दुर्गा के भक्तों की उमड़ रही भीड़ और गूंज रहे मां के जयकारे। लोकसभा चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने वाले 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी। एक्सपेंडिचर सेल ने मांगा खर्च का ब्यौरा। और सोने मकान में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवर किए पार। माणोताल थाना क्षेत्र के कसौधन नगर की घटना। देवी उपासकों ने चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया। आदिशक्ति के स्कंद माता स्वरूप की उपासना से न केवल सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। चैत्र नवरात्र पर बूढ़ी खेरमाई मंदिर में भी पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। आदिशक्ति की भक्ति में लीन संस्कारधानी वासियों ने नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की। शास्त्रों में वर्णन है कि मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और इनके स्कंद स्वरूप का पूजन करने से न सिर्फ परम सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित सैकड़ों वर्ष प्राचीन सिद्ध मंदिर बूढ़ी खेरमाई में भी चैत्र नवरात्र पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्तगण भक्तिभाव से पूजन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सिद्धपीठ लगभग 1500 वर्ष पुराना है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। स्कंद माता जी का जन्म आज दिन है पंचमी और बड़े प्रेम से भक्ति भाव से माँ की सेवा की जाती है। अपन तो नादान है, कुछ नहीं जानते, जो भी बनता है अपन करते हैं माँ के लिए। 9 दिन किस तरह पूजन अर्चन माता की आराधना करते हैं? अपने अपने हिसाब से की जाती है। उनका तो अनुष्ठान यज्ञ जो जितना कर पाता है करता है, और क्या। आज स्कंद माता का दिन है और हम जैसे कि आप देख रहे हैं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ बूढ़ी खेरमाई में इतनी जो भीड़ लगी हुई है, हजारों। किस तरह पूजन अर्चन करते हैं माता का पूजा अर्चन डेली सुबह बहुत से श्रद्धालु आके डेली माता का पूजा अर्चन हो रहा है और हम लोग भी डेली सुबह आ रहे हैं डेली 5 दिन से। आज 5वां दिन है और स्कंद माता का दिन है। हम बूढ़ी खेरमाई माता दर्शन के लिए आए हैं। किस तरह आप लोग पूजन अर्चन करते हैं? क्या हम लोग सुबेरे स्नान करके जल अर्पण करते हैं माता को और सबकी भलाई की कामना करते हैं। हम हनुमान ताल से आए हैं और आज स्कंद देवी का वो है दिन। किस तरह पूजन अर्चन करते हैं आप? श्रद्धा पूर्वक करते हैं और भक्ति भाव से माता रानी को मनाते हैं। बूढ़ी खेरमाई मंदिर में माता रानी का पुष्प श्रृंगार किया गया। संस्कारधानी में बैसाखी पर्व की धूम रही। इस अवसर पर मदन महल प्रेमनगर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, गुरुवाणी एवं कथा का आयोजन हुआ, जिसमें सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। बैसाखी का पर्व संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रेमनगर मदन महल गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, गुरुवाणी का आयोजन हुआ। बैसाखी पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वहीं सिख समाज का नया वर्ष भी इस दिन से शुरू होता है। विगत 50 वर्षों से गुरुद्वारा मदन महल में जबलपुर की साध संगत के सहयोग से बैसाखी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में इस वर्ष भी जबलपुर की समूची साध संगत के सहयोग से 12 एवं 13 अप्रैल को यह पर्व बड़े खुशी धूमधाम से साध संगत के सहयोग से मनाया जा रहा है। वह 1 हफ्ते से पूरी तैयारियां चल रही हैं। 12 तारीख को पूरी साध संगत द्वारा लंगर तैयार किया गया है और अभी आज के दिन 13 तारीख को पूर्ण रूप से संगत लंगर ग्रहण करेगी, बिना भेदभाव ऊंच नीच का रखते हुए पूरी संगत पंगत में बैठ के लंगर करती है। कोई भी भेदभाव नहीं मनाया जाता है। ये साजना दिवस हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक हमने यहाँ पे नगर कीर्तन भी निकाला था, उसका भी बहुत उत्साह हुआ था। बस इतना ही आपके साथ। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन हुआ। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे 19 प्रत्याशियों में से केवल 15 उम्मीदवारों ने ही खर्च का ब्यौरा पेश किया है। वहीं 4 प्रत्याशियों ने ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है, लिहाजा उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नोटिस जारी कर उन प्रत्याशियों से जवाब मांगा गया है जिन्होंने अपने निर्वाचन खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है।
लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे 19 उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवारों ने ही चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। बताया जा रहा है कि चुनावी खर्च की जानकारी नहीं देने वाले 4 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अभी तक सभी प्रत्याशियों ने मिलकर लगभग 63 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि एक उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख तक निर्धारित है। फिलहाल खर्च करने में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव आगे हैं। उन्होंने 23,65,856 रुपए खर्च किए हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने 22,10,181 रुपए और बीएसपी के राकेश चौधरी ने 3,61,013 रुपए खर्च किए हैं। वहीं सबसे कम निर्दलीय उम्मीदवार 2.5 अक्षर ने 12,500 रुपए ही खर्च किए हैं। कुल मिलाकर खर्च करने की एक अपर लिमिट है, 95 लाख से ऊपर वो खर्च नहीं कर सकते। खर्च उनको हर तीसरे चौथे दिन हमको खर्च का ब्यौरा देना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया उन पे क्या नोटिस? जिन्होंने नहीं दिया उनको नोटिस दिया, उसका कारण पूछेंगे, इसके बाद आयोग को अवगत करा देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अशोक राणा, निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंह, पूर्णेश जैन एवं दिनेश कुमार से खर्च का ब्यौरा तलब किया है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए लगाए जाने वाले बैनर एवं होर्डिंग्स के लिए नगर निगम के द्वारा एनओसी प्रदान की जा रही है। अभी तक कांग्रेस एवं बीजेपी के उम्मीदवारों के द्वारा दिए गए आवेदनों पर एनओसी दे दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अभी तक कुल 6 आवेदन आए थे, जिनमें एनओसी दी गई है और एनओसी के बाद निर्वाचन कार्यालय से उन्हें अनुमति दी जाएगी। चलो, परमिशन देने का दायित्व तो जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो एसडीएम को दिया है। शहर में चूँकि जितने यूनिपोल हैं, होर्डिंग हैं या गेंट्री गेट हैं, ये निजी एजेंसियों के पास है, उसकी अनुमति नगर निगम ने दिया है, उसकी जानकारी नगर निगम के पास है। तो निश्चित रूप से उसमें नगर निगम की एनओसी के बाद जो है एसडीएम को जो है परमिशन देना है। तो नगर निगम ने लगभग ऐसे 3 आवेदन कांग्रेस के आए थे और ऐसे 3 आवेदन जो है बीजेपी वालों के आए थे, जिनमें हमने परमिशन एनओसी दी है। और आगे भी भविष्य में जैसे भी आते रहेंगे हम एनओसी देंगे और एसडीएम साहब जो है उसमें परमिशन जारी करेंगे। बाकी अदर पार्टी ने किसी ने नहीं किया? बाकी और किसी पार्टी ने नहीं किया है। रामनगरा क्षेत्र में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत होने की घटना से आक्रोशित क्षेत्रीय जन शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और रामनगरा ब्रिज के नीचे सड़क का निर्माण कार्य कराने की मांग की। स्थानीय लोगों ने मांग पूरी न होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रामनगरा क्षेत्र के रहवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपते हुए ब्रिज के नीचे सड़क का निर्माण कार्य कराने की मांग की। क्षेत्रीय जनता ने शुक्रवार को हुए दर्दनाक एक्सीडेंट का हवाला देते हुए कहा कि यदि रामनगरा ब्रिज के नीचे की सड़क बन गई होती तो ये हादसा ना हुआ होता, बल्कि दोनों छात्र जीवित होते। उन्होंने बताया कि रोड स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि यदि रोड एवं फ्लाईओवर का निर्माण नहीं कराया गया तो वो सभी क्षेत्रवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कल हमारे यहाँ रामनगरा में तिलवारा घाट के जो बाईपास है वहाँ पे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। उस संदर्भ में कलेक्टर साहब के सामने आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हमारी यहाँ की रोड और फ्लाईओवर का निर्माण नहीं कराएंगे और हमें एक बढ़िया जवाब नहीं देंगे तो हम लोग 19 तारीख को चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई पूरे गाँव का संगठन ने मान लिया है कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पर रोड स्वीकृत है लेकिन रोड बनी नहीं है। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए, जिससे समस्त ग्रामवासी और बच्चे सुरक्षित रोड पार करके जाएं। आप जाके वहाँ देखिएगा, ऐसा यूटर्न बना हुआ है जो एक हादसों को निमंत्रण देता है। हम लोगों की रोड नहीं बनेगी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, कोई वोट नहीं डालेगा ना कुछ। भविष्य में जो आने वाला चक्का जाम भी हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। हाँ, उसमें क्या है, हम लोगों को बहुत परेशानी जा रही है सर। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है। जब दोनों साइड से हाईवे चलते हैं, नागपुर रोड चलती है, बसें चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, अड्डा बना हुआ है, अतिक्रमण भी है। और वहीं समय पर निर्णय नहीं लिए जाने की दशा में सड़क जाम करने की भी चेतावनी रामनगरा के रहवासियों ने दी है। वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जो कल दुर्घटना हुई है, नो डाउट बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। इसके संबंध में यदि मान लो कोई ब्लैक स्पॉट वहाँ था और ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन के बाद यदि किसी तरह की कोई अनुवर्ती कार्रवाई वहाँ होना है तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने और एसपी साहब ने मिलकर इसको किया था। मुझे अभी नहीं पता है कि ब्लैक स्पॉट में था कि नहीं था, और यदि नहीं होगा वहाँ चूँकि घटना हुई है उसका हम रिव्यू कर लेंगे
और यदि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अन्य दृष्टि से वहाँ परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो जरूर करेंगे। चुनाव ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की जांच कराने और सर्टिफिकेट निर्वाचन कार्यालय में जमा कराने का मामला संदेह के घेरे में है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि महिला की कोविड की जांच कराने की प्रक्रिया कराने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सरकारी कॉलेज की प्रोफेसर द्वारा चुनाव ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए कोरोना पॉजिटिव होने का सर्टिफिकेट जमा कराया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार महिला ने निजी पैथोलॉजी से कोरोना टेस्ट कराया था, जबकि उन्हें आईसीएमआर स्थित लैब से आरटीपीसीआर टेस्ट कराना था। हालांकि उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। एक पोर्टल पर रिपोर्ट मिली है कोविड की, एक महिला की, 56 साल की महिला है और उनके कोविड टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया है जो पॉजिटिव रिपोर्ट डली हुई है। लेकिन जिस विधि से ये टेस्ट लिखा हुआ है वो विधि आईसीएमआर की गाइडलाइन से मान्य नहीं है। इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी रहता है। तो जिस भी लैब में ये परीक्षण हुआ है वहाँ से उनका सैंपल या तो विक्टोरिया अस्पताल भेजना था जो बचा हुआ सैंपल है, या सीधे वो मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब भी भेज सकते हैं। वहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट होता, यदि वो पॉजिटिव आता तो ये माना जाता है कि वास्तव में वो महिला कोविड पॉजिटिव है। ये रिपोर्ट मान्य नहीं है। मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उस महिला का आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आप निर्देशित करें, उसके रिजल्ट पर भरोसा करके फिर उनकी जो भी ड्यूटीज़ यदि लगी हैं उसके बारे में निर्णय लें। खास बात यह है कि निजी लैब द्वारा कोरोना टेस्ट करने के बाद भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई, लिहाजा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। भटौली विसर्जन कुंड के सामने स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया उद्यान देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। यहां आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स का कहना है कि लंबे समय से उद्यान में लाइट नहीं है और पानी के अभाव में पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। भटौली स्थित गार्डन देखरेख के अभाव में बदहाली का शिकार है। यहां आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स का कहना है कि उद्यान में विद्युत सप्लाई लंबे समय से बाधित है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पेड़ पौधे सूख रहे हैं और इसके बारे में नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया। हम सब मॉर्निंग वॉक के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और सभी उम्र दराज के लोग आते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो। मानवीय दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आप ये जो पूरा देख रहे हैं, पूरा गार्डन सूखा पड़ा है। संबंधित राजनेताओं से, संबंधित अधिकारियों से ये मेरा विनम्र आग्रह है कि यहाँ जो भी मौलिक सुविधाएं हों उसको यथाशीघ्र सुधरवाने का कृपा करें और जो बिजली का बिल वगैरह है उसे शीघ्र भरवाएं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये हम सबकी हैगी। इसको जिंदा रखें, यही मेरा प्रार्थना है, यही निवेदन है। जय। क्षेत्रीय जनों ने उद्यान को व्यवस्थित करने की मांग की है। ग्रीन सिटी कसौधन नगर स्थित एक मकान में चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात समेत नगद रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक के द्वारा पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद माड़ोताल पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कसौधन नगर में रहने वाले मनोज गुप्ता के घर पर चोरों ने उस वक्त धावा बोल दिया जब वो परिवार समेत सतना गए हुए थे। अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए और साथ ही गुल्लक में रखी नगद रुपए भी पार कर लिए एवं चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गुप्ता परिवार शुक्रवार की रात को घर वापस लौटा तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। तो 3 दिन की छुट्टी थी, स्कूल में हम कार्यरत हैं, तो इसी बहाने हम गए थे और लौटना हमारा हुआ है कल 12 तारीख की रात को 10:30 बजे करीब। तो 10:30 बजे करीब जो हम लोग लौटे स्टेशन, तो बाइक स्टेशन पार्क थी, उसके द्वारा हम लोग आए तो गेट जो था, मेन गेट लोहे का है, उसमें ताला लगा हुआ था। देखा कि एक गमला नीचे रखा हुआ, तो थोड़ा सस्पेक्ट लगा। फिर हमारी वाइफ ने गेट खोला, गेट खोलने गाड़ी हमने अंदर की तो फिर देखा तो जो हॉल का दरवाज़ा है उसका ताला टूटा पड़ा है, टूटा ताला वो डाला है पानी में, कूलर में। और फिर अंदर आए हम लोग तो बाकी चीज़ें हॉल में तो 10 की 10 थी। हमारी एक अलमारी खुली हुई थी और वाइफ की जो बेडरूम है हमारा, उसमें जो अलमारी थी इसमें लॉकर में 10 से 11 तोला गोल्ड सोना था, वो गया। गुल्लक थी 2-3 और कुछ नगद पैसे थे और पूरी साड़ियाँ बिखेर के रखी थी। बेड को भी खोद के देखा गया है, ड्रॉज में ड्रेसिंग का ड्रॉज होता है उसको भी देखा गया है। इस टाइप की घटना ऐसा हुआ है सर। मनोज गुप्ता ने माड़ोताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है।
जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ एक एजेंट के द्वारा केबिन में घुसकर अभद्रता करने और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। माणोताल थाना पुलिस ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की शिकायत के आधार पर एजेंट के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जाता है कि एजेंट एक गाड़ी की ट्रांसफर फाइल लेकर आरटीओ के पास पहुंचा था। जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी के साथ एक एजेंट मंजीत सिंह के द्वारा केबिन में अभद्रता करने और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। माणोताल थाना पुलिस ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की शिकायत पर एजेंट मंजीत सिंह के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जाता है कि एजेंट मंजीत सिंह एक गाड़ी के ट्रांसफर संबंधी फाइल लेकर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी के पास पहुंचा था। आरटीओ ने जब उनसे कहा कि अब भौतिक रसायन नहीं होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो एजेंट उनसे बहस करने लगा और उसने आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी से हाथापाई की और उसके बाद फरार हो गया। इस घटना से कार्यालय में हड़कंप मच गया। विवाद की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घटना के बाद आरटीओ ने एजेंट मंजीत के विरुद्ध माणोताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना माणोताल अंतर्गत स्थित आरटीओ कार्यालय में जो आरटीओ अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मंजीत सिंह सरदार इनके द्वारा इनके कार्यालय में आके शासकीय कार्य में बाधा और अभद्रता करते हुए हाथापाई की गई। लिहाजा उनके आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बताया जाता है कि इसके पूर्व भी 2015 में मंजीत सिंह अरोरा ने आरटीओ रघुवंशी के साथ विवाद किया था। उसका तत्कालीन आरटीओ संतोष पाल के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद वह दुबई चला गया था। हाल ही में वह वापस जबलपुर लौटा था और कुछ दिन से बतौर एजेंट आरटीओ में काम कर रहा था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।